नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स विद डॉक्टर रवि के द्विवेदी पर। पिछले लेक्चर्स तक हम लोगों ने इन्वर्टिबल मैट्रिसेस एंड स्पेशल टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कर लिया था और आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रैंक फाइंड करने से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का मैं थोड़ा सा वो समझा देता हूँ। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं रैखिक परतंत्र एंड स्वतंत्र सदिश, है ना। रैखिक परतंत्र और स्वतंत्र सदिश। तो मान लीजिए क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सेट है के वेक्टर्स का, ठीक है, v1 से वी वेक्टर्स मतलब सदिश, तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर हमें कोई अदिश राशि मिल जाए इस तरीके से कि c1 v1 c2 v2 प्लस एंड सो ऑन ck v की वैल्यू जीरो हो। और कब जीरो हो? जब ये सारी वैल्यू जीरो हो। मतलब हम कोई भी ऐसे के स्केलर्स लेके आएँ, ठीक है, जिनके साथ हम v1 v2 vk का प्रोडक्ट कराएं और वो जीरो आए, तो कंडीशन ये होनी चाहिए कि सारे स्केलर्स क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर कोई इनमें से एक भी स्केलर नॉट इक्वल टू जीरो है, नॉन जीरो है, तो फिर वो क्या बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट बन जाएगा। ठीक, जैसे देखो मैंने लिया है 1 0 0 0 1 0, है ना, और ये 2 3 0, ये कैसे हैं? एलडी है, लीनियरली डिपेंडेंट है। मान लो अगर ये हमारा वेक्टर v1 है, ठीक है, इसको हम v2 मानते हैं और इसको v3 मानते हैं। ठीक, तो देखो लीनियरली डिपेंडेंट का एक मतलब और होता है कि कोई एक वेक्टर दूसरे वेक्टर्स पर डिपेंड हो जाए या किसी एक वेक्टर को हम दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में लिख पाएँ। जैसे देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? v3 को लिख सकते हैं 2v1 प्लस 3v2। अब देखो इसको जब सॉल्व करेंगे ना 2v1 प्लस 3v2 को, तो हमें v3 मिल जाएगा। इसका मतलब v3 क्या कर रहा है? v1 v2 पे डिपेंड कर रहा है। तो ये तीनों वेक्टर्स कैसे हो गए? लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। वैसे में ये एग्जांपल लिया 1 2 0 -3, ये क्या है? इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हम इसमें से किसी भी वेक्टर को दूसरे वेक्टर्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम कोई भी दो स्केलर लेंगे, है ना, मान लो हम c1 v1 प्लस c2 v2 इक्वल टू जीरो करते हैं। ठीक, यहाँ इसको मान लो ये v1 है, ये v2 है, और यहाँ ये वैल्यू रखते हैं, तो इनको जब सॉल्व करेंगे ना तो c1 c2 की वैल्यू क्या आएगी? 0 0 ही आएगी। इसका मतलब ये वेक्टर्स क्या हो गए? लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। चलिए आप लोगों के लिए एक टास्क है, चेक ये जो हमने 3 वेक्टर्स लिखे हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। आप हमें कमेंट में बताइएगा इसको सॉल्व करके। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स, है ना। रैंक को हिंदी में हम लोग बोलते हैं जाति। किसी अवयव की जाति क्या है? तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन पार्ट बता दूं कि जो लार्जेस्ट ऑर्डर होता है स्क्वायर सब मैट्रिक्स का, ठीक है, और किस तरीके से? जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो हो। ठीक है, तो अब हमें ऐसा सब मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो जीरो ना हो। तो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सब मैट्रिक्स क्या होती है हमारी, है ना। सबसे पहले समझते हैं सब मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स लिखी हमने 1 2 3, है ना, 4 3 2 1 2 4। अब इसके अगर हम सब मैट्रिक्स की बात करें, किसकी बात करें? सब मैट्रिक्स की, सब मैट्रिक्स की। तो देखो एक तो ये मैट्रिक्स मान लो अगर ये है, तो एक तो ये खुद इसकी मैट्रिक्स हो जाएगी, एक तो खुद इसकी सब मैट्रिक्स हो जाएगी। कोई मैट्रिक्स खुद की भी सब मैट्रिक्स होती है, राइट। दूसरा अगर हम बात करें तो क्या करेंगे? सब मैट्रिक्स निकालने के लिए किसी हम रो या कॉलम को कंप्लीटली डिलीट करते हैं। ऐसा एलिमेंट डिलीट करके सब मैट्रिक्स नहीं मिलती है। हम क्या करेंगे? किसी रो या कॉलम को डिलीट करेंगे। जैसे मान लो हम इस रो को डिलीट कर दें तो ये हमें एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी। मान लो हम पहली रो और पहले कॉलम को डिलीट करते हैं, है ना, इसको, तो हमें क्या मिलेगा? एक मिलेगा 3 2 2 4। ये क्या है? इसकी सब मैट्रिक्स है। ठीक, इसी तरीके से अगर मान लो हम थर्ड कॉलम को डिलीट कर देते हैं 1 4 1 2 3 2, ये क्या है? सब मैट्रिक्स है। अब हमें कैसे सब मैट्रिक्स चाहिए? स्क्वायर सब मैट्रिक्स चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें डिटरमिनेंट निकालना है। तो जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, जिस सब मैट्रिक्स का, है ना, उसका जो ऑर्डर होगा वही उसकी रैंक होगी। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे जो मैट्रिक्स दी गई है उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो मतलब रैंक कितनी हो गई? 3 हो गई। ठीक, अगर मान लीजिए इसका डिटरमिनेंट जीरो आता है तो हम इसकी क्या करेंगे? सब मैट्रिक्स चेक करेंगे। तो जितनी पॉसिबल सब मैट्रिक्स है सबको चेक करेंगे। कोई भी एक अगर नॉन जीरो आती है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। ठीक, चलो दूसरी डेफिनेशन क्या है? दूसरी डेफिनेशन ये है कि अगर रो रैंक जो है ना, कॉलम रैंक के इक्वल हो जाए। क्या हो जाए? कॉलम रैंक के इक्वल हो जाए तो हम बोलेंगे कि वो रैंक होगी इस मैट्रिक्स की। अब रो रैंक क्या होता है? रो रैंक का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो, है ना। जितनी हमारी
जो जैसे मान लो मैं कोई मैट्रिक्स है तो रो कॉलम दिए होंगे, उन रोज़ में जो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रो हैं वो हमारी रो रैंक होती है, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स हैं वो कॉलम रैंक होती है। तो अगर ये दोनों की वैल्यू सेम आती है, ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, रैंक हो जाएगी। ठीक, चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज़ है रैंक की। अब कैसे रैंक निकालना है वो एक डिफरेंट है ना टेक्निक है, वो हम लोग अभी सीखेंगे, पर पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द रैंक। ठीक, तो देखो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या लिखी है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज है, ठीक है, तो दोनों की रैंक कैसी आएगी, इक्वल आएगी। ठीक, अगर मान लो कोई मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है, ठीक है, और वो मैट्रिक्स है, तब भी इन दोनों की रैंक क्या होगी, सेम आएगी। अगर मान लो कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दी गई है, मतलब नंबर ऑफ रो जो है वो m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो इसकी जो रैंक होगी वो m और n से जो मिनिमम होगा ना उससे कम या उसके बराबर आ सकता है। ये होता है रैंक, मिनिमम ऑफ द m, n। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारी, अगर ए और बी सिमिलर मैट्रिक्स है, मैंने बताया सिमिलर मैट्रिक्स या इक्विवेलेंस मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर मैट्रिक्स बी जो है ना वो ए पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके निकाली गई है तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स होती है। मैंने इसके लिए पिछला वीडियो भी एक अपलोड किया एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला, वो भी देख सकते हैं इसके पहले जाके। तो क्या होगा, उन दोनों की रैंक इक्वल होगी अगर वो इक्विवेलेंस है तो। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है ना ए बी, उसकी रैंक ए की रैंक से भी कम होगी और ये हमारा प्रोडक्ट का है, और बी की रैंक से भी कम होगी। ठीक, अगर कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो है, मतलब जिसकी सारी जो एंट्रीज है ना वो जीरो नहीं है, मतलब कोई तो एक आध एंट्री ऐसी होगी जो जीरो ना हो, तो क्या होगा, उसकी रैंक हमेशा 1 या 1 से बड़ी होगी। किसी भी मैट्रिक्स की रैंक जीरो तभी होगी जब वो क्या हो, जीरो मैट्रिक्स हो, इसके अलावा उसकी रैंक कभी भी जीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है, इंपॉर्टेंट है आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। जो 10 एमसीक्यूज आते हैं उनमें से हर यूनिट से 2 या 3 एमसीक्यूज आते हैं। ये प्रॉपर्टीज़ वाला जो पार्ट है और डेफिनेशन वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एमसीक्यूज ही शॉर्ट आंसर में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग रैंक निकालना सीखेंगे, मेथड सीखेंगे, कौन कौन से मेथड। तो पहला जो मेथड हमारा है यूजिंग एशेलॉन फॉर्म। ठीक, मैं बता दूं एशेलॉन फॉर्म क्या होती है कि कोई मैट्रिक्स दी गई है इस फॉर्म में। इस फॉर्म का मतलब ये है कि जो भी, सबसे पहले इसमें देखो दो तरीके के रो हैं, एक तो क्या है, जीरो रोज हैं जिनकी सारी एंट्री कैसी है, जीरो है। ठीक है, सारी एंट्री कैसी, जीरो है, और एक पार्ट है नॉन जीरो रोज का, ये हमारी नॉन जीरो रोज है। ठीक, तो जो भी जीरो रोज होंगी ना वो सब कहाँ आनी चाहिए, बॉटम में आनी चाहिए। ठीक, फिर जो नॉन जीरो रो है ना, अब उसमें क्या होगा, जो पहली नॉन जीरो एंट्री होगी, जैसे इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, ये, इसमें पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, ये, इससे पहली नॉन जीरो एंट्री क्या है, ये। तो जो अगर कोई रो है ना, नॉन जीरो रो, मतलब जैसे ये मान लो पहले आ रही है, ये दूसरे नंबर पर आ रही है, तो दूसरे नंबर पर जो रो है ना उसकी जो नॉन जीरो एंट्री है ना वो इसके राइट में होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद जो नॉन जीरो रो है ना उसकी जो नॉन जीरो एंट्री है ना वो इसके राइट में होनी चाहिए, इस तरीके से। तो ये एक ऐसा फॉर्म बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एशेलॉन फॉर्म। ठीक, और ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से बनता है, हम लोग उसको समझेंगे डिटेल में। तो अब रैंक कैसे बताएंगे, तो रैंक हमारी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है ना, जितनी भी नॉन जीरो रो है ना वो रैंक हो जाएगी। जैसे इस मैट्रिक्स में नॉन जीरो रो कितनी है, 3, तो रैंक कितनी हो गई, 3। बहुत आसान है, बहुत सिंपल मेथड है। जब भी पूछा जाए कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, हमेशा एशेलॉन फॉर्म यूज़ कर लो और हो जाएगा। फिर इसी में क्या आता है, रो कैनोनिकल फॉर्म। अगर ये जो नॉन जीरो एंट्री है लीडिंग वाली, इनको क्या कर दें, 1 बना दें, क्या बना दें, 1 बना दें, तो ये बन जाएगा रो कैनोनिकल फॉर्म। ठीक है, एशेलॉन मैट्रिक्स है ना, हम इसमें क्या करें, नॉन जीरो रो है उनकी जो एंट्रीज है ना, लीडिंग एंट्रीज, उनको 1 बना दें, तो ये बन जाएगा हमारा रो कैनोनिकल फॉर्म। ये देखो एग्जाम्पल लिखा मैंने इसमें, इसकी जो नॉन जीरो एंट्रीज हैं वो क्या है, मतलब लीडिंग नॉन जीरो जो एंट्रीज हैं वो क्या है, 1 है, तो ये बन जाएगा रो कैनोनिकल फॉर्म। ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट, मैंने बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी अब पूछे जाने लगे एग्जाम में। अब डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि ये फाइंड करो है ना, अब आपका पेपर जो है एनालिटिकल तरीके से आता है। चलिए दूसरा मेथड देख लेते हैं, यूजिंग नॉर्मल फॉर्म। सबसे पहले जान लेते हैं नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, है ना, हम मैट्रिक्स को ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो कुछ इस तरीके से फॉर्म बनेगा। हो सकता है कि ऊपर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए और नीचे सारी एंट्री जीरो आ जाए, या हो सकता है कि एक साइड में एक ब्लॉक बन जाए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, बाकी सब रो कॉलम जीरो हो जाए, या फिर यहाँ पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, बाकी कॉलम जीरो हो जाए, या फिर पूरी की पूरी मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है नॉर्मल फॉर्म से, है ना, उसका जो ऑर्डर होगा वो हमारा रैंक होगा, वो क्या होगा, रैंक होगा। और सबसे खास बात क्या है, सबसे अच्छी बात क्या है कि हम इसमें एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन दोनों यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है। मैं एक छोटा सा डिफरेंस और बता दूँ, इसमें क्या होता है, जैसे यूजिंग एसेलॉन फॉर्म क्या होगा, अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं ना तो वो रो रैंक आती है, क्या आती है, रो रैंक। और कॉलम अगर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो आती है कॉलम रैंक। रो रैंक जो, और किसी भी मैट्रिक्स की जो रैंक होती है ना वो यूनिक होती है, तो चाहे हम रो रैंक निकाल लें या कॉलम रैंक निकाल लें एक ही बात है। तो हम इससे क्या करते हैं, रो रैंक निकालते हैं बस, तो वो क्या देता है हमें, रैंक दे देता है। ठीक, यहाँ पे क्या है, हम रो और कॉलम में दोनों ऑपरेशंस यूज़ कर सकते हैं इसमें, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक, अगला हमारा मेथड है पेरेंट मेथड, है ना, डेफिनेशन वाला जो मेथड था उसी को हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली इसका यूज़ इसलिए नहीं होता है रैंक निकालने के लिए, इसका यूज़ होता है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं बता दूँ किस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए होता है। जैसे कि इन्होंने बोला फाइंड एक्स इफ़ रैंक ऑफ ए इज़ 2, अगर इसकी रैंक 2 है तो हम जरा देखें कि मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है, 3/3 ऑर्डर की है। मतलब देखो, हम जब भी रैंक निकालते हैं पेरेंट डेफिनेशन में क्या आता है, सबसे पहले हम इसी का डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर इसका डिटरमिनेंट ही 0 आएगा तब हम सब मैट्रिक्स पे जाएंगे। तो इसकी रैंक हो रही 2, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या आया होगा, 0 आया होगा। तो हम भी क्या कर लेंगे इसका, जैसे देखो अब फाइंड एक्स इफ रैंक इज 2, रैंक 2 का मतलब क्या है, इसका डिटरमिनेंट 0 रहा होगा। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक, तो जब इसको 0 करेंगे तो 1 ले लेंगे। अगर हम लोग यहाँ पे देखो, ये हम इस कॉलम के अबाउट एक्सपेंड कर दे रहे हैं इसको, तो ये खत्म 5x आ गया यहाँ पे, और इक्वल टू क्या कर दे रहे हैं, 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चन पेरेंट डेफिनेशन से पूछे जा सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स की रैंक अगर 2 है तो x की वैल्यू फाइंड करो, या फिर रिलेशन फाइंड करो। अगर एक से ज़्यादा वेरिएबल हो जाएंगे तो फाइंड द रिलेशन बिटवीन, इस तरीके से। ठीक, अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और है रैंक के बाद, नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद हम लोग अभी क्वेश्चंस करेंगे तब ये चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। नलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, नलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं ना हमारे, उससे अगर हम रैंक को माइनस कर दें तो नलिटी आ जाएगी। ठीक है, और ये हमें मिलता कहाँ से, रैंक नलिटी थ्योरम से। कहाँ से मिलता है, रैंक नलिटी थ्योरम से। क्या कहती है रैंक नलिटी थ्योरम, कि रैंक प्लस नलिटी की जो वैल्यू होती है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और इसका प्रूफ अभी तो अब यूजी लेवल पे नहीं मेरे सिलेबस में है, तो हम लोग इसका प्रूफ अभी यहाँ पे स्किप कर रहे हैं। चलिए हम लोग डायरेक्ट बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो हम एक क्वेश्चन एसेलॉन फॉर्म पे और एक नॉर्मल फॉर्म पे करके दिखाएंगे आप लोगों को, बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। तो ये मैंने 2 प्रॉब्लम ली हैं जिसमें हमें रैंक निकालना है। तो देखो पहले मैं इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी क्या है, ये है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 2 -1 4 2 4 3 5 -1 -2 6 -7। हम क्या करेंगे, इसको एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको हम लोग एसएलएन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एसएलएन फॉर्म क्या होता है कि जैसे मान लो ये एंट्री हम फिक्स करेंगे और इसके नीचे के एंट्रीज को हम 0 बनाएंगे। ठीक, फिर हम इस एंट्री को फिक्स करेंगे और इसके नीचे के एंट्री को 0 बनाएंगे। हमें ये प्रोसेस करना है। अब इस प्रोसेस में, है ना, कोई रो कम्प्लीटली 0 हो जाए तो वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहले हमें यहाँ 0 बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इस फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड रो से माइनस करना होगा। तो हम पहले क्या ऑपरेशन यूज़ करेंगे, R2 को रिप्लेस कराएंगे R2 - 2 R1 से। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो R3 को रिप्लेस करा रहे हैं R3 + R1 से। ठीक है, चलिए अब देखो जरा क्या बन जाए। अब ये हमारी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि हमने इस पर क्या कर दिया है, ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ कर दिए हैं। तो इक्विवेलेंस मैट्रिक्स है ना। तो अब देखो ये फर्स्ट तो एज इट इज़ रहेगा हमारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये 5 हो जाएगा, और ये -3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 5 हो गया, और ये -3 हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इसके नीचे 0 बनाना था। ठीक है, तो वो तो ऑलरेडी बन गया हमारा 0। ठीक, अब ये दोनों जो रो है ना वो आइडेंटिकल हो गई हैं। क्या हो गई हैं, तो अब देखो ये हमें क्या, फर्स्ट लीडिंग एंट्री के नीचे 0 बनाना होता है। अब देखो यहाँ पे अभी तो ये लीडिंग एंट्री, मतलब ये इसके नीचे 0 बना लेंगे तो इसके नीचे 0 बनाना पड़ता, पर ये ऑटोमेटिकली 0 हो गया। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको फिक्स करना पड़ेगा, इसके नीचे 0 बनाना पड़ेगा। तो हम सिंपली क्या करेंगे, R3 को रिप्लेस करा देंगे R3 - R2 से। तो अब देखो क्या बनेगा, 1 2 -1 0 0 0 5 -3, और ये 0 0 0 0 बन जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। ठीक, तो देखो 0 रो जो थी वो बॉटम में आ गई, और जो नॉन जीरो रो जो है वो ऊपर है, और इसकी लीडिंग एंट्री ये हो गई, और इसकी लीडिंग एंट्री ये हो गई, और ये इसके राइट में भी है। तो इस एसेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे देखो रैंक कैसे निकालेंगे, रैंक मैंने बताया था, रैंक ऑफ ए अब हो जाएगी कितनी, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, और ये कितनी है, 2।
तो इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी होगी 2। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया है, इस तरीके का आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे तो आपसे हो जाएगा। ठीक, चलिए दूसरा हम लोग लेते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारी मैट्रिक्स क्या दी गई, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ए इक्वल टू 1 2 0 -1 3 4 1 2 -2 3 2 5। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया। अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, तो यहाँ तो 1 चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी 1 है। अब इसके नीचे हमें चाहिए 0, तो यहाँ 0 बनाएंगे, यहाँ 0 बनाएंगे। तो कैसे बनेगा, R2 को रिप्लेस कराना पड़ेगा किससे, R2 - 3R1 से। ठीक, यहाँ 0 के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 को रिप्लेस कराना पड़ेगा R2 + 2R1, इस तरीके से। चलिए रिप्लेस कराते हैं। तो जब ये R2 - 3R1 करेंगे, ये 1 तो हमारा एज इट इज़ रहेगा, ये 0 हो गया। ठीक है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के माइनस करा रहे हैं, तो 4 - 6 हो गया -2, ये 1 - 0 0 रहेगा, और ये 2 - 3 5 हो जाएगा। अब इन दोनों, यहाँ 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, यहाँ 0 बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये 0 हो गया, 4 3 7 हो गया। ठीक है, ये 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ये हो गया टर्म। ठीक, अब इसके बाद देखो क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद हम लोगों को बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से डायगोनल में 1 होना चाहिए। यहाँ पे 1 बनाना है। तो यहाँ पे 1 बनाने का एक तरीका ये है कि हम लोग इन दोनों कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, C2 जो कॉलम है उसको रिप्लेस करा दे रहे हैं C2 + C3 से। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1, हाँ एक मिनट, अब कॉलम्स को ऐसे लिख लेते हैं, फर्स्ट ऐसे रहेगा, इसको दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 हो गया। एक मिनट नहीं बन पाएगा, है ना, C2 + 3C3 करना पड़ेगा हमको, है ना, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करा के, तो ये हो गया 1। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और 7 13 हो गया। ठीक, और ये कॉलम हम एज इट इज लिख देते हैं, -1 5 3। ठीक है, ये बन गया हमारा यहाँ तक। अब देखो ये 1 1 हो गया, ये 1 चाहिए और ये 0 चाहिए पहले तो हमको, तो पहले इसको 0 बना लेते हैं, इसमें 13 से मल्टीप्लाई करा के इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, अब हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे, R3 को रिप्लेस कराएंगे R3 - 13 R2। तो देखो क्या बन जाएगा, ये 1 2 0 -1 एज इट इज रहेगा, 0 1 1 5 आएगा, और ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, 2 - 13 हो गया -11, और ये हो जाएगा -52। ठीक है, क्योंकि सॉरी एक मिनट, 13 से मल्टीप्लाई तो 65 - 62 हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से आ गया ये हमारा। अब देखो, अब बनाना है इसको, हमें क्या करना है, ठीक है, पहले इनको 0 बना लेते हैं ना, क्योंकि ये ऐसे बनेगा तो ये 0 आएगा, ये 0 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको 0 बनाते हैं और इसको 0 बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, C2 को रिप्लेस कराते हैं। ठीक है, C2 - 2 C1 से। ठीक, देखो क्या बनेगा, ये 1 0 0, ये 0 हो गया, ये 1 रहेगा और ये 0 रहेगा। ठीक, फिर ये 0 1 -11, और ये रहेगा हमारा -1 5 -62। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाना है हमको। ठीक, तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन C3 को रिप्लेस कराएंगे हम लोग C3 - C2 के साथ। ठीक, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि हमें पूरी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना होता है। 1 0 0 0 1 0, अब इसको माइनस करेंगे तो 0 0, और ये -11 आएगा, -1 5 -62। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसी तरीके से हमें इसको 0 बनाना है, इसको 0, इन सबको 0 बनाना है, और इसको 1 बनाना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हाँ इसको ना, ठीक है, इसको इन दोनों को पहले इनको 0 बना लेते हैं पहले, बाद में हम इसको -11 से डिवाइड करा देंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना है, इसको इसके साथ ऐड कर देना है। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, C4 को रिप्लेस करा देते हैं C4 + C1 से। तो ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 -11, ये 0 हो गया हमारा, ये 5 आ जाएगा, ये -62 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको 0 बनाने के लिए क्या करें, इससे इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा के माइनस कर दें। तो हम C4 को फिर से रिप्लेस कराएंगे C4 - 5 C2 से। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 0 0 0 1 0। ठीक है, 0 0 -11, और ये 0 0 -62। ठीक है, सॉरी ये 0 है। ठीक,
अब देखो यहाँ पे, अब बस इसको 0 बनाना और इसको 1 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसको ना 11 से डिवाइड कर देते हैं। तो R3 को क्या कर रहे हैं हम लोग, -1/11 से डिवाइड करा दे रहे हैं, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 और 62/11, ठीक। अब बस एक स्टेप और बचा है इसको 0 बनाना। तो C4 को रिप्लेस करा दे रहे हैं, C4 - 62/11 C3। तो ये हमारा फाइनली बन गया 1, ठीक है, 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 ये 0, ठीक। अब देखो ये हमारा कौन सा फॉर्म बना, ये हमारा बन गया कुछ इस तरीके का फॉर्म बन गया हमारा कि I3 बन गया है और एक पूरा कॉलम हमारा 0 है, ये इसी वाला फॉर्म बन गया। तो देखो यहाँ पे 3 ऑर्डर की मिल रही है, इसका मतलब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3, ठीक है। तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके हम इस तरीके से रैंक निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं आज की वीडियो में बस इतना ही रखता हूँ, ठीक है। अगले वीडियो से हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ए को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से मैं इसे लिख के दिखाता हूँ कि जैसे ए लिखा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, IA लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, नॉर्मल फॉर्म में बदलेंगे इसको, ठीक। तो क्या होगा, जब इसमें रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वही रो ऑपरेशन हम यहाँ यूज़ कर देंगे, जब कॉलम ऑपरेशन यूज़ करेंगे तो वही कॉलम ऑपरेशन इसमें यूज़ कर देंगे। तो ये दोनों मैट्रिक्स जो है ना कुछ इस तरीके से कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। तो हमसे ये मैट्रिक्स P और Q भी कभी कभी पूछ लेता है, तो हमें कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस करना है, बस जो रो ऑपरेशन वो इस पर अप्लाई कर दो, जो कॉलम ऑपरेशन है वो इस पर अप्लाई कर दो। तो हम ये दो मैट्रिक्स P Q इस तरीके से मिल जाएंगी कि PAQ जो होगा वो नॉर्मल फॉर्म में होगा ही होगा, ठीक। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो मैंने बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।